अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और यूएस सेकेंड लेडी उषा वेंस के 4 दिवसीय भारत दौरे की होगी। अपने दौरे के पहले दिन जेडी वेंस और उषा वेंस ने पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद जेडी वेंस ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। यह यात्रा भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती को और मजबूत करने के लिए तो है ही, लेकिन यह यात्रा उनके भारत से गहरे प्रेम को लेकर भी है। इसलिए तो उन्होंने सबसे पहले भारत को चुना। अगर देखा जाए तो उनके बच्चों के लिए भारत ननिहाल है, इसलिए भारत भी उनका स्वागत अपने परिवार के सदस्य की तरह कर रहा है। ये पारिवारिक और व्यापारिक दोनों लिहाज से फायदेमंद रहने वाली यात्रा है। ये यात्रा दोनों ही देशों के लिए फायदेमंद है, जहां भारत को अमेरिकी बाजार में बेहतर पहुंच मिलेगी और अमेरिका को भारत जैसे बड़े बाजार में व्यापार का मौका। साथ ही दोनों देश मिलकर क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए काम करेंगे। नई तकनीक और आतंक पर एक साथ मिलकर स्ट्राइक करने में वेंस की यह यात्रा क्या मील का पत्थर साबित होगी? आज इसी पर करते हैं चर्चा, जवाब देना पड़ेगा में। तो देखिए, तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं उस दौरान की जब जयपुर में आमेर किले पर पहुंचते हैं जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ में, और यहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। देखिए, भारत में वैसे भी अपने मेहमानों को भगवान समान माना जाता है, और क्योंकि अगर जेडी वेंस के बच्चों की बात की जाती है तो उनके लिए ये ननिहाल है भारत। ऐसे में जिस तरह से ननिहाल में और ज्यादा स्वागत होता है अपने बच्चों का, अपने परिवार के सदस्य का, उसी लिहाज से भारत ने भी तैयारी की, जोरदार स्वागत की। राजस्थान की खूबसूरत तस्वीरों को आपने देखा। बड़ी बात यह है कि अब इन तस्वीरों के जरिए माना यह जा रहा है कि कई लिहाज से ये अमेरिका के साथ मजबूत रिश्तों को दर्शाता है। और वैसे भी देखिए, अगर अमेरिका की बात करते हैं, सुपर पावर के तौर पर अमेरिका को जाना जाता है। भारत जो कि अभी विकासशील देश है, जो विकसित भारत बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है, ऐसे में बड़ा जरूरी हो जाता है यह रिश्ता। और बड़ी बात है कि जेडी वेंस अपने परिवार के साथ में भारत आना चूज करते हैं। अब देखिए, कई बातें हैं। मोदी और जेडी वेंस की जब मुलाकात हुई तो बात क्या हुई? द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत हुई, रक्षा टेक्नोलॉजी व्यापार सहयोग पर बातचीत हुई, स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जब मुलाकात होती है तो वो भी आपने देखा तस्वीरों को, कितनी आत्मीयता के साथ में प्रधानमंत्री मोदी भी जेडी वेंस और उनकी फैमिली के साथ मिलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, बच्चों के साथ बातें करते हैं। तो ये अपने आप में बहुत तस्वीरें खास थी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं सीधे बगैर वक्त गवाए। रविंद्र सचदेव हमारे साथ में रहेंगे, फॉरेन एक्सपर्ट, निपुण आलम रहेंगे हमारे साथ में, फॉरेन एक्सपर्ट, और रामकृपाल सिंह रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार। सभी का एक बार स्वागत। रविंद्र जी, सबसे पहले आपके पास आते हुए, क्योंकि सवाल ये कि जेडी वेंस यहाँ पर आते हैं, एक तरफ पीएम मोदी के साथ मुलाकात, दूसरा भारत की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ की जो ऐतिहासिक विरासत है उसको बेहद करीब से देखते हैं। और न सिर्फ देखते हैं बल्कि उनके चेहरे की मुस्कान बताती है कि भारत से वो भी एक नाता महसूस कर रहे हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद क्या अमेरिका और भारत के रिश्तों को लेकर यह माना जाए कि रणनीतिक तौर पर साझेदारी नहीं बल्कि आत्मीयता का रिश्ता नजर आता है? थैंक यू वेरी मच, प्लेजर आपके साथ और आपके पैनल के साथ। या डेफिनेटली एक आत्मीयता का कलर्स नजर आ रहे हैं, कल्चर नजर आ रही है। इन पिक्चर्स को देख के मुझे ये आ रहा था एक तरफ जैसे जॉन एफ कैनेडी होते थे ना, बड़े पॉपुलर विद हिज वाइफ जैकलिन ओनासिस इत्यादि। तो ये उस तरह की विजिट भी कुछ दिखती है कल्चरल हिसाब से। और डेफिनेटली इसकी टाइमिंग बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और यूजफुल है, क्योंकि इस समय हम बाकी और चीजों के साथ साथ अमेरिका के साथ ट्रेड और टैरिफ्स पे डिस्कशंस चल रहे हैं, जो कि सरकारी लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं। अब प्राइम मिनिस्टर से मिले वैंस, तो ये एक इस तरह की मीटिंग नहीं थी कि इसमें नेगोशिएशन होनी है, डील होनी है। ये मीटिंग थी एक ओवरऑल सेंसिटाइज करने का। भारत को मौका था वैंस और अमेरिका को, और अमेरिका को मौका था भारत को भारत से डिस्कस करने का कि वो जो कर रहा है उसके हिसाब से क्या फायदे हैं दोनों देशों के मिले जुले और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में। तो बहुत अच्छे वक्त में ये मीटिंग थी, दैट इज वन। बट अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं, ये मीटिंग बाय द वे एक प्राइवेट विजिट थी। हाँ, शुरू में इनकी कोई एक किसी की मैरिज है जयपुर में, शायद आज शाम को, उसके लिए आने का प्लान था। वो उषा वेंस के कोई रिश्तेदार फैमिली की तरफ से हो या जेडी वेंस की तरफ से जो भी हो, तो ये वैसी विजिट बननी थी। बट फिर ये ऑफिशियल विजिट कन्वर्ट कर दी गई, तो बहुत अच्छे मौके पे टाइम पर हो गई। वन सेकेंडली, यस, कल्चरल लिंक्स दिखाता है जिस तरह से आज आप तस्वीरें दिखा रही हैं। तो ऑब्वियसली वैंस नंबर 2 है अमेरिका का, और फ्यूचर प्रेसिडेंट भी है बाय द वे।
ओके, इस समय तो अमेरिका का, तो उसके माइंड में ये इम्प्रेशंस जाना आ भगत के, वार्मथ के, हॉस्पिटैलिटी के हम्म। और फैमिली लिंक्स के, राइट, कि क्योंकि हमें उनकी वाइफ उषा वैंस इंडियन है, उनके बच्चों का, तो पूरी फैमिली का ये जो इमर्शन है भारत की कल्चर में, आई थिंक बहुत ही अच्छे टाइम पे आ रहा है। और जो स्ट्रेटेजिक हमारी बातें होनी है, देखिए स्ट्रेटेजिक है, बॉटम लाइन में कोई अपना अपने साइड को जी। कमजोर नहीं करता इमोशनल कल्चर पे, राइट, बट ये हेल्प करती हैं अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने में, और हेल्प करती हैं एक दूसरे की दिक्कतों को समझने में कई बार, और आपस में एडजस्ट करने में। मंशा, मेन बात आ जाती है मंशा, जब दोनों साइड्स की मंशा या नियत हो तो कुछ रास्ते निकल भी आते हैं। तो भारत और अमेरिका के रिश्ते आज की तारीख में उस मंशा, उस नियत की तरफ है। निपुण जी, आप किस तरीके से देखते हैं इस आगमन को, इन मुलाकातों को, और एक प्राइवेट विजिट कैसे ऑफिशियल विजिट बनती है इस पूरे प्रकरण को? पूर्ववर्ती कह रहे थे, बिल्कुल सही बात है। और हम देखते हैं कि जब एक कल्चर, हम लोग बात करते हैं कि किसी भी देश के साथ संबंधों को, जी। तो हम डिप्लोमेसी में बोलते हैं कि दो तरह की डिप्लोमेसी, हाँ। एक तो गवर्नमेंट डिप्लोमेसी, एक सिटीजन डिप्लोमेसी। और सिटीजन डिप्लोमेसी में भी हम जब बात करते हैं ट्रैक 5 डिप्लोमेसी, तो उसमें हम बात करते हैं कल्चर रिलेशंस की। और जब कल्चर टाइज होते हैं तो इनको एक माना जाता है कि एक फैमिलियर रिलेशंस हो गए, ठीक है। इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, आज आपसे व्यापार कर रहे हैं, कल किसी और से कर रहे हैं, आपसे और सस्ता मिला हम आपसे ले रहे हैं, कल को दूसरे से लेंगे। लेकिन जब एक फैमिलियर रिलेशंस हो जाते हैं, जिसको हम कल्चर रिलेशंस बोलते हैं, तो उससे संबंधों में स्थायित्व ज्यादा होता है। और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से उनके बच्चे, 3 बच्चे जो थे, वो भारतीय वेशभूषा में दिखाई दिए, तो हर किसी को महसूस हुआ होगा कि कहीं ना कहीं वो भारतीय रंग में, जैसे कहते हैं ना, हमारे कहावत कही जाती है गांव देहात में कि जैसा देखो देश वैसा बना लो हाँ। भेष। जो हमारी कहावत है, जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी कहनी बात है, आज वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट करके दिखा रहे हैं। और निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत कद के नेता हैं, वाइस प्रेसिडेंट वहां पर है। और इनका जो रुख आप देखेंगे वो आपका हमेशा प्रो इंडिया रहा है। और जो भी मेरे पूर्ववर्ती कह रहे थे, बिल्कुल एकदम ऐसे टाइम पर जब हम वहां से एक्सेलरेशन कर रहे हैं, आप देखिए कि जैसे अभी तो रैना का एक्सेलरेशन हुआ है, आतंकवाद पर जिस प्रकार से मिलकर चल रहे हैं, बांग्लादेश के मामले में देखें, पाकिस्तान के मैटर में देखें, अफगानिस्तान की, पूरा साउथ एशिया की हम बात करते हैं, इंडियन ओशन की हम बात करते हैं, ईरान के साथ जिस प्रकार चीजें, और खास तौर से टैरिफ की जो बातें हो रही हैं। हालांकि टैरिफ का एक अच्छा खासा हमको क्या मिला, अभी छूट मिला हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए जल्द से जल्द। कोशिश हम दोनों देशों की ये है कि जो ट्रेड डील हमारे दोनों देशों के बीच में है, वो जल्द से जल्द क्या हो, कंप्लीट हो, ताकि जो टैरिफ वॉर का जो नुकसान होना है वो कम से कम हो, उस प्रकार का कोई इम्पैक्ट जो है दोनों देशों के संबंधों पे ना आए। और भारत के लिए इसलिए, जैसे हमारे पीयूष गोयल जी ने कहा था, इज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। तो भारत इस पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो कल्चरल तरीके से आप देखें, अभी जो आप तस्वीरें दिखा रही है स्क्रीन के ऊपर, ये उसी तस्वीर का एक कदम भी है कि सांस्कृतिक रूप से जोड़ने का प्रयास, कल्चरली आपका एक वार्म वेलकम, जैसे पीएम मोदी ने किया, पीयूष गोयल जी ने किया, तो वो जो हम अश्विनी वैष्णव जी ने जो किया, ये सब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये उसी ओर। और मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि स्ट्रैटेजिकल रिलेशंस तो हमारे और अमेरिका के बीच में लगातार मजबूत होंगे। कई सारे ऑलरेडी हमारे साथ समझौते हैं, लेमुआ की बात करें, हम कोम कासा की बात करें, बीएसए की बात करें, तमाम तरह। और हम देखें अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भी इश्यूज हैं, चाहे वो टेररिज्म को लेकर बात हो, चाहे वो एनएसजी की मेंबरशिप की बात हो, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप की, परमानेंट मेंबरशिप की बात हो, जितने भी इश्यूज भारत के भी हैं, उनमें एक साझा दृष्टिकोण दोनों देशों ने विकसित किया है। जी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों देशों के बीच में एक बेहतर संबंध होती होकर आपको दिखाई देता है, जल्दी दिखाई देते हैं संबंध। जी पूजा। रामकृपाल जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम इस वक्त जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें पीएम मोदी पूरे परिवार के साथ मुलाकात करते हैं, और ये जो मुलाकात होती है इसमें वो आत्मीयता महसूस होती है, पारिवारिक संबंध महसूस होते हैं। जब भी आप दो देशों के बड़े नेताओं की मुलाकात की तस्वीरों को देखते हैं, अगर उसमें ये आत्मीयता का भाव हो, अगर इसमें ये फैमिली बॉन्ड हो, तो इसका आर्थिक तौर पर देखा जाए, सामरिक तौर पर देखा जाए, तो इसका क्या असर होता है, या ये पर्सनल मैटर है और वो थोड़ा डिफरेंट मैटर है? नहीं, देखिए, बिल्कुल जो अभी हमारे एक्सपर्ट ने पहले कहा है, बिल्कुल वही बात सही है। देखिए, भारत की जो नीति रही है और जो भारत का एक तरह से अमेरिकी संबंध रहे हैं, उन संबंधों में कभी कोई कड़वाहट अभी फिलहाल के दिनों में नहीं आई है। अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, आप देखिए सबने भारत का सम्मान किया है। और
भारत और अमेरिका की दोस्ती ये दोनों की जरूरत भी है। और हमेशा से आप देखिए, जब मोदी जी गए थे तो ट्रंप के साथ साथ उन्होंने बहन साहब से भी इनकी मुलाकात हुई थी, उनके परिवार से मिले थे। तो वो रिश्ता तो तभी से, अगर आप देखिए वैंस जी जिस तरह से मिलने आए थे, और आज के परिप्रेक्ष्य में जो सबसे ज्यादा, चूंकि इंफॉर्मेशन ऑफ द डे जिसको हम कहते हैं, वो जो टैरिफ का मामला है, उसके बाद से अगर आप देखिए, आज कल से जो दृश्य आप यहाँ देख रहे हैं, जिस तरह से वो बच्चे आए हैं, हालांकि उषा जी भारत की ही हैं, तो एक तरह से वैंस का आधा आधा घर तो यही कहिए आप उसको कि भारत भी है, लेकिन एक आत्मीयता और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, और लगातार जब से टैरिफ की बात की है तब से कोई न कोई अमेरिका से बड़ा अधिकारी यहाँ आता ही रहा है। और वैंस साहब चूंकि वो उपराष्ट्रपति है, नंबर 2 की पोजीशन में है, तो निश्चित तौर पर उनका आज यहाँ आना, और जब से ट्रंप साहब ने ये अनाउंस किया है, किसी भी देश में किसी अमेरिका के इतने टॉप बड़े अधिकारी को इतने सहज ढंग से, इतनी आत्मीयता से इस पूरे ग्लोब में कहीं कोई ऐसा दूसरा दृश्य दिखाई नहीं पड़ा है। तो जाहिर सी बात है कि भारत जो टैरिफ है उसमें भी अगर आप देखिए तो सबसे कम भारत पे था। दूसरी बात, भारत, अमेरिका भी ये जानता है कि भारत, हमारी जो बेसिक इकोनॉमी है वो सेल्फ कंज्यूम्ड इकोनॉमी है, यानी हम जो बनाते हैं ज्यादातर उसमें 80% हम उसी के सहारे खपत करते हैं, बहुत थोड़ा सा एक पोर्शन है। दूसरा, दवाओं के मामले में जितनी सस्ती दवाएं भारत बनाता है, दुनिया का कोई देश जेनरिक मेडिसिन नहीं बनाता है। अमेरिका को भी इसकी जरूरत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो दुनिया में तनाव से, तमाम देश तनाव से जूझ रहे हैं, चाहे यूरोप हो, चाइना हो, वियतनाम हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अगर आप निगाहें उठाएं, सबसे अच्छी स्थिति में भारत है। और ये मैसेज आ रहा है कि भारत अमेरिका साथ साथ है, और भारत पर कोई इसका रिवर्स बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। और जिस तरह से वैंस जी और उषा जी और उनके बच्चों से मोदी ने मोर पंख दिए उनको, आप देखिए ना, जैसे लगता है कि यहाँ की संस्कृति में उनका परिवार घुला मिला है। तो ये जो चीजें हैं, ये बड़ी सकारात्मक जाती है पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ आर्थिक रूप में नहीं। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो मोदी जी कहते हैं कि युद्ध नहीं बुद्ध की बात हम करते हैं, डंके की चौक पर करते हैं। और जो ये है ना, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी धरती एक कुटुंब है। तो ऐसा नहीं है कि हमारे कहने में है, जो भारत में आता है, आप देखिए, वो लगता ही नहीं है कि कोई यूएस का वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है और हमारे अंदर इतना घुल मिल गया है। तो एक पॉलिटिकल जो डिप्लोमेसी होती है वो अपनी जगह चलती है, लेकिन उसके लिए जो एक वातावरण होता है वो भारत में बहुत अच्छा है। और आज तो वो गए हैं आमेर देखने, आमेर में जिस तरह उनका स्वागत किया गया है पूरे परिवार का, देखिए वहां पे राजस्थान में मुख्यमंत्री आए, सब लोग। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी शुरुआत है, और मैं आशावादी हूँ कि ये और आगे बढ़ेगी ये दोस्ती। रविंद्र जी, क्या लगता है इस दौरान में जो टैरिफ वॉर छिड़ा हुआ है, क्या उसको लेकर कोई बातचीत हुई होगी? आवाज नहीं आ रही सर। जी, अब आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं टैरिफ पे आता हूँ, उससे पहले छोटी छोटी दो चीजें। पहली बात ये विजिट ऑल्सो दर्शाता है हमारे इंडियन डायस्पोरा और उसका ब्रिज का रोल और उसका इफेक्टिव रोल अमेरिका में। आप ये समझिए कि अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट का जो ऑफिशियल घर है, जो नेवल ऑब्जर्वेटरी, पिछले 4 साल भी वहां के किचन में सांभर, इडली, परोठे बनते थे। अब अगले 4 साल भी सांभर, खिचड़ी, इंडियन फूड बनेगा। तो वाइस प्रेसिडेंट के घर का किचन तो इंडियन चल रहा है पिछले 4 साल से अगले 4 साल तक। दैट्स वन, डायस्पोरा का रोल एज अ ब्रिज। दूसरा, जेडी वैंस ने आज दोपहर को स्पीच देनी है जयपुर में। मेरे ख्याल से हम उसे ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यस, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉमनैलिटीज हैं, मैच्योर है, सब आत्मीयता है, बट जेडी वैंस और ट्रंप की अपनी एक आइडियोलॉजी है दुनिया में जिसे वो बेधड़क रखते हैं।
ये अभी जर्मनी गए थे, जब म्यूनिख में इन्होंने वहां जो स्पीच दी थी उससे पूरे यूरोप को हिला दिया था, जब इन्होंने कहा यूरोप को कि तुम्हारी फार राइट की पार्टीज को तुम उन्हें दबाते क्यों हो, तुम्हारा इमिग्रेशन पे काम नहीं कर रही है जी। वो। तो आई डोंट थिंक कि उस तरह की या किसी भी तरह की कोई ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगी। आई थिंक ओवरऑल बड़ी पॉजिटिव रहेंगी, कोई कंट्रोवर्शियल नहीं होंगी, बट वो छोटा सा एक फ्लैग है, तो इनकी स्पीच को पूरा सुनना चाहिए आज दोपहर को जो देंगे कि इनकी फिलोसफी क्या है। नाउ तीसरा, कमिंग टू टैरिफ्स, यस टैरिफ्स पे बात हुई होगी ओवरऑल ट्रेड एग्रीमेंट पे। वक्त ये वर्किंग विजिट नहीं थी ना, हाई लेवल विजिट थी, ऐसे आइसिंग ऑन द केक, हाँ भाई ठीक है आपके क्या कंसर्न्स है, हमारे यहाँ ट्रेड डील को जल्दी करेंगे, यस आपके कंसर्न्स को करेंगे। टाइम भी कितना था, मात्र करीब 1 घंटा था सारी डेलीगेशंस के साथ, उसके बाद डिनर था। तो अच्छी मीटिंग थी माहौल के लिए और मोमेंटम आगे देने के लिए। बट टैरिफ्स में एक पॉइंट आउट करना चाहता हूं बात, जो अमेरिका का जो कंसर्न है वो केवल टैरिफ नहीं है ट्रेड जी। में। टैरिफ तो इनका 50 आधा कंसर्न है, आधा कंसर्न इनका है जिसे ये कहते हैं नॉन टैरिफ बैरियर्स। वियतनाम पे 40% ड्यूटी इन्होंने जो लगाई, वियतनाम ने कहा चलो हम जीरो कर देते हैं अपनी। तो ट्रंप के जो एडवाइजर हैं इस पे, जो पीटर नवारो, उन्होंने कहा नहीं हमें तुम 40% से जीरो ले आओ, हमें वो तो ठीक है करो ही करो, तुम नॉन टैरिफ बैरियर खोलो, हमारी कंपनीज को वियतनाम में मार्केट एक्सेस दो, अपने कुछ टैक्सेस कम करो, ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाओ हमारी कंपनीज के लिए। एग्रीकल्चर के लिए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स हैं कि ऐसे ही चावल आने चाहिए नहीं आने चाहिए, ये दूसरे टाइप के बैरियर्स होते हैं जो कि इंपोर्ट ड्यूटी नहीं होते। तो सिमिलरली हमारे यहाँ भी जो ये होएगा, डेफिनेटली ये टैरिफ ड्यूटीज हम एडजस्ट ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं, हम कुछ और करेंगे, अमेरिका भी हमारे साथ एडजस्ट करेगी। बट एक अहम जो एरिया चलो होगा वो बैठा होगा हुआ हूँ, नॉन टैरिफ बताएं। बैरियर्स का। इंडिया को अपनी फाइनेंशियल हाँ मार्केट्स हाँ, मैं खोलो। यही हूँ, घर पे ही हूँ। अभी यहीं से चैनल हमारे पे कर रहा हूँ, 2 मिनट में करूँ आप। हमारे जीएसटी जो लगता है यूरोप में ये वैट के खिलाफ है, यूरोप को बोल रहे हैं आप वैट हटाओ, जी। राइट, नॉन टैरिफ बैरियर्स है। पर इसके चलते ये होगा कुछ में हमें मुश्किलें होंगी नॉन टैरिफ को हटाने में, क्योंकि हमारी अपनी इंडस्ट्री कह रही कि हमें प्रोटेक्शन दो। बट उसके अलावा हमें फायदा भी होगा। ये मूवमेंट एक तरह का कुछ हद तक थोड़ा बहुत वैसा वक्त है जैसे 91 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस हुआ था, जिसकी प्रेशर में हमें इंडिया के अंदर रिफॉर्म करना पड़ा था नरसिम्हा राव मनमोहन सिंह को। इस समय भी एक उसी तरह का मूवमेंट है शायद, कि अमेरिकन प्रेशर में हमें कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अपने बिजनेस के, अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज में, ट्रेड पॉलिसीज में। पर बात यह कि जो हमारे रिफॉर्म होंगे उनके चलते हमारी अपनी इंडस्ट्री और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगी जी। और ग्लोब में पार्टनरशिप्स कर पाएगी। तो ये ट्रांजिशन पीरियड होगा, बट ये एक इंपॉर्टेंट वक्त है मेरे ख्याल से इंडिया की ट्रेड पॉलिसी के लिए। तो ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि जो जो डिस्कशंस हो रही हैं ट्रेड एग्रीमेंट की, वो केवल टैरिफ के मामले को नहीं लेकर हो रही कि 26% होगा, 12% होगा, ओके। कितना होगा वो तो चल ही रहा है। उसके अलावा इन चीजों पे बात चल रही है कि आप हमारी कंपनी, जैसे एग्रीकल्चर में है कि आप हमारी ठीक। कंपनीज को मार्केट एक्सेस दो इंडिया में। हम जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड अलाउ नहीं करते काफी सेगमेंट्स में, ये बोलते हैं नहीं जी आप हमारे उस फूड को अलाउ करो। जी। हमारे यहाँ कुछ सेक्टर्स हैं, डेयरी सेक्टर में हम मिल्क अलाउ नहीं करते बाहर से फॉर सर्टेन रीजंस, राइट, ये कहते हैं नहीं वो रीजंस हटाओ आप। तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स है जिनको हमें हटाने को होगा। और टैक्सेस को लेकर के, कंप्लायंस को लेके, कोर्ट में जब मामला गया कितनी जल्दी सॉल्व होता है बिजनेस डिस्प्यूट्स, वो सारी चीजों में से कुछ या काफी चीजों पर हमारे यहाँ रिफॉर्म भी होगा। ठीक। निपुण जी आपके पास आते हो, एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जेडी वेंस का यहाँ पर आना या फिर अमेरिका के साथ जो इस वक्त हमारे रिश्ते हैं, जिन बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं, जिन फैक्ट्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ये वाकई फैक्ट या फिर हम ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं? नहीं नहीं, अभी जैसे रविंद्र जी बात कर रहे थे वो बिल्कुल ये नहीं हम कहेंगे कि रियल नहीं है, रियलिटी है। लेकिन थोड़ा सा इन चीजों को देखना ये भी पड़ेगा कि अभी जब हम बात कर रहे हैं, अमेरिका ने एक 5 लिस्ट बनाई है, 5 कैटेगरी बनाई है देशों की टैरिफ को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा कि जैसे मैक्सिको है और कनाडा है और चीन है, उनको तो हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। लेकिन इंडिया के साथ, इजराइल के साथ हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ कंसेशन करेंगे, इनको हम कंसेशन के साथ कंसिडर करेंगे। अब देखिए जो ये बात है कि इसको हम ये नहीं कहेंगे बहुत आशावादी हम लोग हो रहे हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हम लोग होके चल रहे हैं। जब अमेरिका की मैं 5 कैटेगरी के देशों को देखता हूँ तो उसमें 6 देश शामिल किए गए, इसमें इजराइल और भारत।
और अगर अमेरिका इजराइल और भारत को साथ में रखे कहता है कि इन दोनों देशों के साथ हमको कंसेशन भी देना होगा और इन देशों को साथ में हम अलग तरीके से बिहेवियर करेंगे, यानी कि व्यवहार करेंगे, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये खुद ही अमेरिका को शो कर रहा है उस 5 कैटेगरी के माध्यम से। तो हम ये नहीं कि बहुत आशावादी होकर चलना है। दूसरा, देखिए आज की जो दुनिया है, आज का जो ग्लोबल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, तो अमेरिका कहीं ना कहीं यूरोप से दूर हो रहा है, चाहे वो आपको हम बात करें नाटो से। नाटो ने जिस प्रकार से नाटो को लेकर भी भविष्य के बादल कहते हैं ना कि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि क्या नाटो रहेगा भी नहीं रहेगा। यूरोप ने जिस प्रकार से अपनी जो डिफेंस बजट है यूरोप के सब देशों का वो 30% से ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, तो ये स्पष्ट रूप से है कि यूरोप भी कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर क्या है, टेंशन में है। और डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के साथ में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी आप देखें इसी साल डोनाल्ड ट्रंप की क्वाड को लेकर जो समिट भारत में जो हम होस्ट करने वाले हैं, उसमें डोनाल्ड ट्रंप विजिट भी करने वाले हैं। क्वाड पिछले जब हम देखें बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो क्वाड एक ठंडा बस्ता सा हो गया था कि क्वाड को लोग भूल जाए, उस प्रकार की कंडीशन हो गई थी। लेकिन क्वाड को दोबारा से आपका क्या किया तो जाए? क्या आप ये कह रहे हैं कि जिन बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर उसमें शामिल होने को लेकर पहले एक अलग ही बहस छिड़ी होती थी और हम भी इसमें जाना चाहते हैं तो हम भी उसमें जाना चाहते हैं, उसकी बजाय अब जिन दूसरी, चाहे आप क्वाड का जिक्र कर रहे हैं, इनका कद ज्यादा बढ़ रहा है और उसमें भारत की अहम भूमिका है, इसी लिहाज से भारत का कद लगातार बढ़ रहा है, ये कह रहे हैं कि आप, अगर आसान शब्दों में कहा जाए? हाँ, मैं देखिए इसको एक सिंपल सी बात कहूँ, भारत की जो पॉलिसी प्रेजेंट में है उसको लोग बोलते हैं मल्टी एंगेजमेंट पॉलिसी, यानी कि आपको हर जगह अपना क्या करना है, एंगेजमेंट करना है। पहले जब हम लोग नैम को लेके चलते थे, नैम ये था कि हम किसी के साथ अलाइड नहीं होंगे, लेकिन अब हम कहते हैं हर एक के साथ अलाइड होंगे। और भारत ने तो क्वाड को जिंदा रखना चाहा। जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी क्या था कि वो बिल्कुल आपका सहयोगी रवैया नहीं था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का, तो भारत खुद जाकर ऑस्ट्रेलिया, हमारे पीएम मोदी गए, जाके क्वाड की मीटिंग को आपको कंप्लीट किया जाए, क्वाड को लेके चला जाए। बस अंतर सोच में ये था कि वो ये कहते थे कि हम क्वाड को एक अलायंस जैसा बनाएंगे। हम कहते थे हम इसको अलायंस नहीं, हमको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जैसा बना के लेके चलेंगे। उसको लेकर भी बात था। तो अमेरिका के साथ कोऑपरेशन पहले से चल रहा है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान थोड़ा मुझे कम दिखाई दिया, डोनाल्ड ट्रंप के दौरान हमको दिख रहा है कि उसमें दोबारा से गर्मजोशी आई है। और कहीं ना कहीं अमेरिका के कोर एजेंडे में इजराइल और भारत, जो मैंने वो 5 कैटेगरी का आपको बताया, तो उसमें स्पष्ट होता है कि अमेरिका के कोर एजेंडे में भारत जिसको निश्चित रूप शामिल है। और हमको टैरिफ में भी जितना कम, यानी 26% से 10% पे किया, और अब नई लिस्ट जो जारी की है 5 कैटेगरी, वो मुझे स्पष्ट संकेत देता है। और मुझे होप टू कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले हो सकता है कि हमारी जो ट्रेड डील है वो कंप्लीट भी हो जाए, और जो भी रविंद्र साहब जो बोल रहे थे वो पूरी हो। सर रामकृपाल जी, आपका फाइनल कमेंट सर। देखिए, मैं केवल ये कहूंगा कि आज की तारीख में जो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है उसमें कौन कौन सी ताकतें हैं? रसिया, चाइना, अमेरिका। वो कौन सा ऐसा देश है सिवाय भारत के कि जिससे ये तीनों बड़ी शक्तियां चाहती हैं, दोस्ती चाहती हैं? तो भारत के पास कुछ है जिसको लोग समझते हैं इतनी बड़ी डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन द अर्थ, और इतना बड़ा मार्केट जी कहाँ ले जाएंगे दुनिया का? चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, आज क्यों लोग भारत की तरफ देख रहे हैं? सारे के सारे लोग, चाइना से भी एक आ रहा है कि चलो मिलजुल करके करें। एक सीधी बात यह है कि हमारा जो है शुरू से भारत की जो नीति रही है, भारत ऐसी पोजीशन में है, और जो यूएस का जिस पर निशाना है चाइना, उसके पड़ोस में सबसे बड़ा मित्र अगर कोई हो सकता है तो वो भारत है। तो भारत हो सकता है चीन का। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि अमेरिका की मजबूरी हमारी भी है, लेकिन याद रखिए कि सैंक्शन के बावजूद हमने रसिया से तेल लिया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आप सभी लोगों का। सर माफी चाहूंगी कम वक्त दे पाई आपको, बहुत शुक्रिया लेकिन सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, एक बहुत ही लार्जर पर्सपेक्टिव पर बात की और हमारे जो खास मेहमान थे उन्होंने हर पहलू पर आपको बताया कि कैसे भारत का कद लगातार बढ़ता जा रहा है।